तो दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपना इंट्रोडक्शन, मैं कहां से हूं, मेरा नाम क्या है, मैंने क्या क्या किया हुआ है, इंडिया में मैंने क्या किया था, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप जो भी वीडियो देखते हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन इटली के बारे में पूरी चाहिए तो मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। धीरे धीरे मैं अपनी आवाज़ की क्वालिटी और भी इम्प्रूव करता रहता हूँ, और भी मैं इम्प्रूवमेंट वीडियो में भी लाता रहता हूँ, एडिटिंग वगैरह भी सही करने लगता हूँ धीरे धीरे। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में कि आप इटली के बारे में या विदेश के बारे में चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं सारे वीडियो इसी बारे में डालता रहता हूँ कि इटली में क्या काम होता है, कैसे काम होता है और कैसे हम कर सकते हैं आके, सारा कुछ मैं आपको बताते रहता हूं अपने वीडियोज़ में। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आप थोड़ा सा देखते हैं फिर आप कमेंट करते हैं, और कमेंट में जो बातें आपने पूछी होती हैं वही बातें मैंने आपको बताई होती हैं वीडियो में। अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई सबसे पहले मैं अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है अजय शेखावत। मैं इंडिया में राजस्थान के एक छोटे से ज़िले झुंझुनू के एक छोटे से गांव जिसका नाम है इकताउरपुरा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ, वहाँ रहता हूँ। अभी तो इटली रहता हूँ लेकिन वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। पहली से लेकर 10वीं क्लास तक तो मैंने वहाँ पर करी थी। बहुत मास्टरों के डंडे भी खाए थे, और देखो अभी तक परिणाम भुगत रहे हैं। ये देखो मास्टर जो टीचर होते थे वो ये उल्टी साइड में डंडे मारते थे, फिर ये देखो हाथों की क्या हालत हो रखी है अभी तक। और भाई वो पढ़ा हुआ इतना काम भी नहीं आया यार। कोई ये मान लो कि जोड़ बाकी गुणा भाग और थोड़ी बहुत इंग्लिश और ये बस थोड़ी बहुत हिंदी, बस यही काम आया। बाकी जो पढ़ाया था साइन कोस थीटा ABCD पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, कुछ काम में नहीं आया। बस ये अगर शुरुआत से अगर इटालियन कंपलसरी होती ना तो यहाँ पर आके बढ़िया काम कर लेते, या कोई रशियन भाषा होती या फिर कोई फ्रांस की भाषा होती। यार इंग्लिश पढ़ा दी यार। इंग्लिश में मतलब या तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक तो ये देख लो आप इंग्लिश में कंपटीशन है। आप कहीं भी दूसरे देश में भी जाकर काम करते हो तो वहाँ पर आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन इटालियन भाषा या रशियन भाषा या कोई और फ्रांस की भाषा या कोई देश की डच की भाषा, वहाँ पर कंपटीशन इतना नहीं है। आप शुरुआत में जाकर अकेले बंदे आप रहोगे तो धीरे धीरे लोग भी जुड़ जाएंगे, आते जाएंगे, और आप अच्छे से काम कर सकते हो। और आपकी एक वैल्यू भी रहती है कि भाई इस बंदे को ये भाषा आती है। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश तो यार हर बंदे को आती है, इंडिया में हर बंदे को आती है। आप आसपास के देशों में जाओगे वहाँ पर हर बंदे को आती है, लेकिन यहाँ पर नहीं आती। यहाँ पर इतनी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर अगर किसी को इटालियन आती है, इटालियन भाषा आती है या डच भाषा आती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। भाई देखो वो जो सामने बंदे जा रहे हैं ना उधर, देखो यार ये फोकस नहीं कर रहा। ये वो देखो जो सामने जो बंदे जा रहे हैं ना उधर, उनके हाथ में बंदूक ले रखी है, छर्रे वाली बंदूक है उनके हाथ में। तो वो क्या करते हैं, कबूतरों को मारने का काम करते हैं। जो आवारा कबूतर या छोटे मोटे चिड़िया होते हैं ना, जो फसलों का नुकसान करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं ये। और ये वाला ट्रैक्टर है ना, ये मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार 30 हज़ार यूरो का तो होगा ही कम से कम। वो जो सामने ट्रैक्टर खड़ा है ना, उसकी कीमत देखो आप जान के चौंक जाओगे। भाई इंडिया के 2 करोड़ रुपए का है वो ट्रैक्टर। 2 लाख यूरो का ट्रैक्टर है वो, 2-2.5 लाख यूरो का। अगर आप नया लाना चाहे तो न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है वो, 2 लाख यूरो का। और ये यहाँ पर पता है क्या काम चल रहा है, ये जो खड्डा है ये है 20-25 फुट का, नीचे 20-25 फुट नीचे है गहरा, ज़मीन से नीचे 20-25 फुट गहरा है। इसमें क्या होता है, बारिश के कारण पानी भर जाता है। जो गोबर का जो पानी होता है ना वो इधर आ जाता है, क्योंकि गोबर इतना थोड़ी होता है यार। 20-25 फुट थोड़ी भर जाएगा गोबर से। 20-25 फुट ये है, वो भी 20-25 है, वो भी 20-25 फुट है। तो ये इसमें पानी भर जाता है। तो इस पानी को खाली करने के लिए ना ये एक छोटी सी मोटर लगा रखी है जनरेटर टाइप की।
जैसे अपने भी होते हैं ना जनरेटर, ये छोटे वाले जो ट्रैक्टर से चलते हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये पानी को खींच रहा है, ये देखो इस वाले पानी को उधर फेंक रहा है, ये जनरेटर से चल रही है। और इसके अंदर एक पंप डाला हुआ है, जैसे समर्सिबल मोटर है ना वैसे एक पंप डाला हुआ है इसके अंदर। वो पंप खींचता है और वो उधर बाहर फेंक रहा है। ये पाइप जा रहा आगे और ये सारा गोबर का पानी इधर इसका एक खेत है उसमें ये बहा दे रहा है, फेंक दे रहा है। ये देखो आपको दिखाता हूँ भाई, ये देखो ये कल ओले गिरे थे और अभी तक नहीं पिघले, धूप निकली हुई है फिर भी ये देखो ओले गिरे हुए, जो मैंने कल भी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला था अपने चैनल पर। ये देखो भाई कितना बर्फ़ बर्फ़ हो गई। ये पाइप आगे जा रहा है, यहाँ पर जाके खाली कर रहा है ये देखो। अरे यार ये तो इसके खेत में खाली कर दिया इसने तो। उधर वाले में धीरे धीरे चला जाएगा, ये पाइप छोटा था तो ये बोला इधर ही खाली कर देता हूँ। तो भाई मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि मैं कहाँ से हूँ। मैं इंडिया से बताया मैंने आपको, राजस्थान से हूँ मैं, और झुंझुनू में एक छोटा सा गांव है एक तारपुरा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप कहाँ से हो कहाँ से हो, तो मैंने उसी के बारे में एक वीडियो बनाया। और आपके कमेंट जो आ रहे हैं ना उनका भी रिप्लाई देने की आज मैं कोशिश करूँगा। सारे कमेंट के रिप्लाई तो नहीं दे पाऊँगा मैं, लेकिन जो गिने चुने जो मेन जो कमेंट है ना उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो जैसे आपने एक कमेंट किया है कि भाई आप ये काम तो आप इंडिया में भी कर सकते हो। हाँ भाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में काम करने के लिए ना आपको दिमाग चाहिए। एक तो दिमाग चाहिए और एक ये धन चाहिए भाई। अगर आपके पास पैसा है ना, मोटा पैसा 20-25 लाख रुपए हैं, तो आप 10-11 भैंसें या 10-11 गायें ला सकते हो। उसके बाद आप इंडिया में भी काम कर सकते हो। और वो भी ज़रूरी नहीं है कि आपका काम सक्सेस हो जाए, वो है कि आपके पास कॉन्टेक्ट हैं कि नहीं और आपके पास नॉलेज है कि नहीं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और कॉन्टेक्ट नहीं है कि आप कहाँ पर जाके अपना दूध बेचोगे या कहाँ पर आप अपना जो मटेरियल बना रहे हो, जो डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो कहाँ पर बेचोगे आप। या तो आपके पास किसी फैक्ट्री का कांटेक्ट होना चाहिए या किसी बंदे का, ऐसे बंदे का कांटेक्ट होना चाहिए जो बंदा आपसे वो दूध ले सके अच्छे दाम पर। जैसे 60 रुपये का बिक रहा है, 80 रुपये का बिक रहा है, तो 80 रुपये पे ही ले सके आपसे, नहीं तो आपको घाटा तो नहीं घाटा लगेगा आपको। और फिर आपको काम फिर बंद करना पड़ेगा। 1-1.5 साल में आप कंगाल हो जाओगे। आपके पास अगर पैसा भी है तो आपको नॉलेज चाहिए और आपको पास पैसा भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें होनी चाहिए और कांटेक्ट भी होने चाहिए बंदों के। ये बता रहा था मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया हुआ है कि आप इंडिया में भी कर सकते हो, वहाँ पर जाके ये गोबर झाड़ू का काम आप कर रहे हो, वो काम आप इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। तो भाई पहले मैंने भी सोचा था कि ये काम मैं इंडिया में कर लेता हूँ, लेकिन भाई मेरे पास कर्जा बहुत था। मेरे कर्जा था करीब 20-25 लाख से ऊपर कर्जा था, जो मैंने यहाँ पर आकर उतार दिया है। और अब मेरे पैसे बचने स्टार्ट हो गए हैं और अब जो भी पैसे बचेंगे ना वो अपने हैं। और अब मैंने क्या हुआ कि यहाँ पर आकर काम भी सीख लिया है और धीरे धीरे मैं बाकी नॉलेज भी ले रहा हूँ। और धीरे धीरे जो भी मशीनरी का आइटम है इंडिया में लेकर जो मुझे काम करना है, अगर मैं ये काम करना चाहूँ या दूसरा काम करना चाहूँ, तो उसके बारे में मैंने पहले ही यहाँ पर नॉलेज लेना सही समझा। अगर मैं इंडिया में पहले ही स्टार्ट कर देता तो 20-25 लाख है और 20-25 लाख और कहीं से उठाता। और मेरे पास खेत भी नहीं है, 2-4 बीघा खेत से कुछ होता नहीं है। उसके लिए आपको खेत भी चाहिए भाई, क्योंकि 2-4 बीघा में तो एक छोटी सी डेयरी फार्म 2-4 बीघा में हो जाएगी आपका। ये जो सामने डेयरी फार्म आप देख, ये वाला डेयरी फार्म जो आप देख रहे हैं ना,
ये करीब करीब मेरे ख्याल से 2 बीघा में तो होगा ये, करीब करीब फैला हुआ 2 से ज़्यादा ही बीघा होंगे ये मेरे ख्याल से। तो ये तो आपकी ज़मीन ऐसे ही ब्लॉक हो जाएगी। फिर आपको अलग से चाहिए ये 1-1.5 बीघा, ये 4 बीघा तो आपका इधर ही हो जाएगा। फिर हरा चारा कहाँ पे लगाओगे आप? तो वो जो सारे खेत वगैरह हैं, अगर मैं किराए पर भी लेकर करूं, उसके लिए भी तो पैसा लगता है ना भाई। सारी चीज़ों का पैसा लगता है, इंडिया में तो लगता ही है। आप इटली में आके या किसी दूसरे देश में जाके भी काम करोगे तो वहाँ तो डबल खर्चा लगेगा। इंडिया में इतना खैर नहीं लगता है, लेकिन कमाई भी नहीं है ना इंडिया में। हाँ, आप अगर खुद का काम करते हो तो इंडिया में कमाई है, लेकिन आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए ना भाई। नॉलेज लेने के लिए आपको किधर ना किधर तो निकलना ही पड़ेगा। आप इंडिया में भी अगर किसी डेयरी फार्म में जाके कुछ दिन काम करो भाई, 10-15 हज़ार की नौकरी करो। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, 10-15 हज़ार की आप नौकरी करोगे किसी डेयरी फार्म में, छोटे बड़े या किसी भी अच्छे नॉलेज वाले पर्सन के पास जाके आप काम करोगे, वो आपको बताएगा कैसे कैसे काम होता है, मैंने कैसे स्टार्ट किया था। जैसे जैसे आप धीरे धीरे उसके अंदर घुसते जाओगे काम में, वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन आती जाएगी और पैसे भी आपके पास थोड़े बहुत इकट्ठे हो जाएंगे। फिर अगर आपके पास नॉलेज भी आ गई और आपके पास कॉन्टेक्ट भी हैं, तब आप रिस्क ले सकते हो कि भाई मैं भी करना चाहता हूँ ये काम और मैं कर सकता हूँ ये काम। और यहाँ पर डेयरी फार्म की मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। यहाँ पर हर 6 महीने में जो ब्लड टेस्ट होते हैं भैंसों के, जो खून की जांच होती है भैंसों की, हर 6 महीने में होती है। 6 महीने में ब्लड टेस्ट होगा, और जो थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं उस वाले 6 महीने में जो ब्लड टेस्ट होगा ना, उसमें एक सिरिंज भी लगती है जो भैंस के गर्दन के पास लगती है। भैंस के गर्दन के पास वो सिरिंज लगती है। फिर 2-4 दिन के बाद में टेस्ट होता है। अगर वो जहाँ पर सिरिंज लगाई थी वहाँ पर अगर इतना बड़ा फफोला बन जाता है, अगर इतना बड़ा क्या बोलते हैं, मेरी शायद में तो गुमड़ा बोलते हैं, इतना बड़ा फफोला बन जाता है तो वो भैंस ख़राब है, फिर उस भैंस को भेजना पड़ेगा। और अगर लगभग सारी भैंसों के वो आ गया है फफोला इतना बड़ा, सिरिंज लगाने के बाद, छोटी वाली सिरिंज, इतनी सिरिंज आती है, वो लगाने के बाद खून टेस्ट होता है। वो तो पूंछ में से निकालते हैं खून, उसके बाद टेस्ट होता है। तो वो अगर आ जाता है तो सारी भैंसें उठती है। फिर 2-3 बार खून चेक होता है हर 10-15 दिन में, हर 10-15 दिन में 2-3 बार खून चेक होता है। या तो कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचारी, मैंने आपको अभी बताया ना, भ्रष्टाचारी होती है, तो पैसे दे दिवा के और डॉक्टर को भेज देते हैं, मुंह चुप करवा देते हैं और रिपोर्ट में लिख देते हैं कि भाई सारा कुछ सही है। 2-3 हज़ार यूरो वो क्या होता है, डॉक्टर को खिला देते हैं। फिर काम सही चलने लगता है दोबारा से। लेकिन भैंस ख़राब हो जाती हैं तो उसका क्या होता है कि भैंसों के थक्का जमने लगता है, अंदर जो दूध ख़राब होने लगता है, भैंस के जो थन होते हैं ना वो ख़राब होने लगते हैं। उससे पता चल जाता है कि भैंसें ख़राब है। जैसे कि यहाँ का तो मैं बता नहीं सकता, अब क्या पता वीडियो कोई देख ले, तो मैं यहाँ का नहीं बताऊँगा। लेकिन हर 6 महीने में खून टेस्ट होता है इनका, और खून ख़राब होते ही सारी भैंसें उठती हैं। फिर सारी भैंसें उठती हैं और ये बंद हो जाएगा, इसके ऊपर सील लग जाएगी। 2-3 साल तक ये कर ही नहीं सकता, फिर डेयरी फार्म नहीं कर सकता। और करना चाहे तो भी किसी दूसरे के नाम से और दूसरी जगह पे करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं कर सकता। या तो ये इधर वाला आसपास तो कर ही नहीं सकता मेरे ख्याल से, दूसरे खेतों में जाके उधर वाले खेत में कर सकता है शायद, बीच में कुछ खेत छोड़ने पड़ते हैं, ऐसे कर सकता है, लेकिन उसके नाम से नहीं चलेगा फिर। और यहाँ पर ये जितने भी टीन शेड लगे हैं ना, इनका सारों का टैक्स जाता है। मैं अपने शॉर्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ आपको, सारों का टैक्स लगता है इसके ऊपर, इसीलिए नहीं लगा रखा है इसने। अगर इसके ऊपर ये लगा दे तो पानी इतना भरे ही ना इसमें। और यहाँ पर सर्दियों में पानी की समस्या ही खूब ही चलती है, ये देख लो आप, पानी भर जाता है हर जगह पे, ओले गिरने लगते हैं, कभी भी ठंड बढ़ जाती है, इतनी ठंड बढ़ जाती है माइनस में 5-6 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। और भाई बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया है
कि भाई हमारा तो कोई जान पहचान वाला है भी नहीं इटली में, हम किसी एजेंट को भी नहीं जानते। तो भाई उनके लिए अभी तो खैर 1 साल पड़ा है। अब तो जो पेपर भरने थे वो 30 नवंबर को भर चुके हैं। 30 नवंबर तक फ़ाइल जमा हो चुकी हैं। लास्ट डेट थी 30 नवंबर 2024, उस तक फ़ाइल जमा हो चुकी हैं। उसके बाद में अगले जो पेपर भरे जाएंगे वो दिसंबर में, अगले 2025 के दिसंबर में स्टार्ट होंगे मेरे ख्याल से भरने। और फरवरी, मार्च, अप्रैल यहाँ इन 2-3 महीनों में भरे जाते हैं। क्लिक डे होते हैं इनके, एक तारीख होती है जब ये सारे एक साथ सबमिट होते हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है इटली में, हम किसी को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा कि आपको एक मालिक की स्पीड आईडी चाहिए होती है। आपको एक मालिक की स्पीड आईडी चाहिए होती है। फिर आप या तो किसी इटालियन की स्पीड आईडी ले लो, उसमें सारा डिटेल रहता है, मैं आपको सारा बताऊंगा उस वीडियो में। स्पीड आईडी को लेकर आप अपना फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में बैठे भी आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा CV भेजना पड़ता है कि मैं क्या क्या आता है मुझे, मैं खेतीबाड़ी का काम कर सकता हूँ, मैं या होटल का काम कर सकता हूँ, मैं फार्मिंग में काम कर सकता हूँ, जैसे डेयरी फार्म हो गया, हॉर्स फार्म हो गया, या गोट फार्म हो गया, जो पिग फार्म हो गया, सूअर का फार्म हो गया। ये बहुत सारे फार्म चलते हैं यहाँ पर। मुर्गियों का फार्म भी शायद चलता है, लेकिन वो ऊपर की साइड होता है जहाँ पर सर्दी तो होती है लेकिन टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए अच्छी सुविधाएं होती हैं। यहाँ पर शायद नहीं करते हैं वो लोग, मैंने तो देखा नहीं है यहाँ पर। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई मैं सऊदी में काम करता हूँ, मैं दुबई में काम करता हूँ, मैं ओमान में काम करता हूँ, मस्कत में। तो आप अगर वहाँ पर इंडिया के 40 से 50 हज़ार रुपये अगर बचा पा रहे हैं तो आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है भाई। क्योंकि यहाँ पर 70% 80% काम जो है वो फार्मिंग का काम है, और यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और हम इंडियन हैं, हमसे 90% इंडियन जो होते हैं उनसे सर्दी इतनी ज़्यादा बर्दाश्त होती नहीं है। जो हम नीचे वाले एरिया के लोग हैं, अपने जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में, उस साइड के एरिया के लोग हैं, या फिर और नीचे के मुंबई साइड के लोग, महाराष्ट्र साइड के लोग, वो यहाँ पर आकर इतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे भाई। और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम इटली में आके, हम इटली आ रहे हैं अभी, तो हमारा वीज़ा भी निकल चुका है, तो क्या हम खेतीबाड़ी का काम कर सकते हैं। भाई खेतीबाड़ी का काम हर कोई कर सकता है, लेकिन भाई काम बहुत हार्ड है, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। क्योंकि सर्दियों में बारिश होती है, और सर्दियों में जो सरसों काटने का काम है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, उस काम में सर्दियों में आप एक पन्नी पहन लो, हाथों में ग्लव्स पहन लो रबड़ वाले, फिर आपको काम करना पड़ता है। जो मेरे ये जो परेशानी है ना, ये हाथों में चिलब्लेन वाली, चिलब्लेन बीमारी बोलते हैं इसको, हाथ सूज जाते हैं जिसमें, तो ये बीमारी की प्रॉब्लम है ना, ये आपको 90% होगी आप सर्दियों में सरसों काटने का काम करोगे तो। बाकी गर्मियों में बहुत काम है यहाँ पर, और पैसा भी बहुत है भाई गर्मियों में। सर्दियों में भी है, लेकिन सर्दियों में लोग काम कर नहीं पाते हैं, और काम मिलता भी नहीं सर्दियों में जल्दी सी, क्योंकि लिमिटेड काम होता है भाई सर्दियों में। लिमिटेड, एक जैसे 2-4 खेतों में सरसों लगा ली, उस खेत में सरसों काटने के लिए लोग आएंगे, 10-15 लोग आएंगे, 2 दिन में काट के चले जाएंगे बस। फिर 2 दिन की दिहाड़ी यहाँ पर हो गई, 2 दिन की दिहाड़ी वहाँ पर हो गई, बस 1-2 महीने वो दिहाड़ी कर लेते हैं, फिर बैठे रहते हैं 2-3 महीने। सर्दियों में नहीं काम कर सकते इतना, लेकिन गर्मियों में बहुत काम चलता है यहाँ पर, और गर्मियों में आदमी काम कर भी सकता है, और 90% चांस होते हैं कि मिल भी जाता है काम। और बाकी एक कमेंट लोगों ने और भी किया है कि यहाँ पर रहना खाना कितना क्या खर्चा आ जाता है। तो भाई यहाँ पर रहने खाने का खर्चा मैं आपको बताऊँ तो, खाने का खर्चा अगर आप देख के चलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100-120 यूरो, 150 यूरो मान के चलो आप। अगर आप डेयरी फार्म में रहते हो ना, आपके 80-90-100 यूरो इतने आते हैं, जो आप अगर हाईएस्ट खर्चा करके चलोगे तो।
जो कि हाईएस्ट करोगे ही भाई, क्योंकि आप काम करते हो तो आपको खाने पीने की ज़रूरत अच्छी पड़ेगी, आपको अच्छा खाना पड़ेगा, फल फ्रूट भी खाने पड़ेंगे। तो अगर आप फल फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें खाते हो तो आपका 100 यूरो तक काम हो जाता है अगर डेयरी फार्म में काम करते हो, क्योंकि जो दूध होता है वो आपको डेयरी फार्म में मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर डेयरी फार्म में दूध के पैसे बचा लेता हूँ। दूध का खर्चा भी अगर आप देख के चलोगे तो 30-40 यूरो तो आराम से, 30 यूरो तो आराम से लग जाएँ, क्योंकि एक पैकेट का एक लीटर का पैकेट आता है, मेरे ख्याल से उसका रेट है 1 यूरो। 1 यूरो मतलब इंडिया के 90 रुपये। बाकी खाने का खर्चा, अगर आप किसी शहर में रहते हो तो शहर में खाने का खर्चा करीब 150 यूरो तो आराम से आ जाता है। 150 यूरो, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है। 150 यूरो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है अगर आप दूध भी पीते हो, अगर आप फल फ्रूट भी खाते हो, कि आपको ज़रूरत पड़ेगी फल फ्रूट खाने की तो, क्योंकि जो आटा आता है यहाँ पर सेमोला का आटा आता है, सूजी का आटा बारीक पिसा हुआ, जो हार्ड आटा आता है, उसको पचाने के लिए भाई आपको फल फ्रूटों की इनकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो 150 यूरो मान के चलो, इंडिया के 12-13 हज़ार रुपये आपका एक महीने का खर्चा आ जाता है खाने का। बाकी अगर आप मकान लेके रह रहे हो, उसमें 5-7 लोग रह रहे हो, तो आपका किराया कम आता है। अगर आप किसी दूसरे आदमी के पास रह रहे हो तो आपका कम आता है 100 यूरो तो नॉर्मल आता है। 100 यूरो के बाद में जो गैस का खर्चा है, जो पानी का खर्चा है, जो टूट फूट हो जाती है उसका खर्चा है, और जो गैस से जो लाइट का खर्चा है, लाइट तो बहुत महंगी है यहाँ पर, लाइट का खर्चा है, वो सारा मिला के आप 150 यूरो मान के चलो, तो 300 यूरो आपका खाने पीने का खर्चा आ जाता है अगर आप 5-7 लोग रहते हो किसी मकान में। तब अगर आप अकेले रहते हो तो आपका 500-600 यूरो तो आपका मकान का किराया चला जाएगा भाई। उसके बाद में बिजली का बिल अलग, गैस का अलग। गैस अगर आपको मकान मालिक ला के देता है तो वो बात अलग है, अगर आपको खुद भी लाना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर मकान मालिक ला के दे देते हैं। और मैं किसी दिन आपको शहर में जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास में शहर पड़ता है, वहाँ पर जाकर मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और वहाँ पर जो हेड है वहाँ का, जिसने वो मकान ले रखा है कॉन्ट्रैक्ट पर लेना पड़ता है मकान, जिसने वो ले रखा है कॉन्ट्रैक्ट पर, उससे भी बात करके आएंगे। तो अगले वीडियो में जब भी मैं जाऊंगा मार्केट में जाऊंगा, जब भी मैं, तब आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। उस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल दूंगा कि रहने की क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर, हीटर है कि नहीं। एसी की तो खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है गर्मियों में, लेकिन गर्म रहता है तो पंखे वगैरह चलते हैं, छोटे पंखे होते हैं टेबल फैन, वो ला के रखते हैं ये लोग। एसी लगा सकते हैं, लेकिन एसी का बिल इतना आ जाएगा कि आप भर नहीं पाओगे। 300-400 यूरो तो आराम से आ जाएगा भाई, इतना तो आप कमाओगे नहीं, तो इतना खर्चा आ जाता है। तो 300 यूरो तो नॉर्मल मान के चलो, हम इंडियन हैं, हम किसी के पास रहते हैं, तो 300-400 तो नहीं आते हैं, 300-320 के करीब आ जाते हैं भाई। बाकी कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि भाई सर्दी कितनी पड़ती है। भाई सर्दी यहाँ पर तो इतनी नहीं पड़ती है, इंडिया के जैसा ही टेम्परेचर रहता है। बाकी सर्दियों में बारिश होती है, तो बारिश के कारण थोड़ी हवाएं चलती है, तो जो नॉर्थ की हवाएं चलती है ना, उधर से सर्दी आ जाती है, क्योंकि नॉर्थ की साइड में पहाड़ हैं और वहाँ पर ज़्यादा सर्दी पड़ती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो वहाँ की हवाएं जो चलेंगी इधर की साइड में, साउथ की साइड में, तो सर्दी बढ़ती जाएगी। और अगर इस साइड की हवाएं चलेंगी, साउथ से नॉर्थ की साइड में हवाएं चलेंगी, तब सर्दी कम हो जाएगी और बारिश भी आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे समुंदर पास में है, एकदम टच में है। छोटा सा देश है इटली, राजस्थान है उसके बराबर होगा, या राजस्थान के थोड़ा बहुत बड़ा होगा, बस इतना सा बड़ा देश है इटली। उसके अंदर पूरा ये आसपास से समुद्र में घिरा हुआ है, तो यहाँ पर कभी भी बारिश आ जाती है और कभी भी आंधी तूफान चलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास में समुद्र है, 5-6 किलोमीटर के करीब होगा मेरे ख्याल से, 5-6 किलोमीटर, यहाँ से 5-6 किलोमीटर है समुद्र। वहाँ पर जाते भी हैं, मैं तो गया नहीं हूँ अभी तक, मेरा भाई गया था, वो बता रहा था कि जब लहरें उठती हैं ना तो तूफ़ान आ जाता है समुद्र में, और तूफ़ान आने के कारण यहाँ पर भी तूफ़ान आ जाता है।
और बारिश होने लगती है। गर्मियों में तो नहीं होती है, गर्मियों में शांत रहता है, लगभग 90% चांस होते हैं कि गर्मियों में शांत रहता है, और सर्दियों में बहुत उफान मारता है समुद्र, तब बारिश वगैरह और आने लगती है यहाँ पर। तो बारिश के कारण सर्दी हो जाती है, बाकी इतनी सर्दी होती नहीं है। और जब ऊपर बादल रहेंगे, रात के टाइम में जब ऊपर बादल रहेंगे तब ज़्यादा सर्दी नहीं रहेगी। जब मौसम खुला रहेगा, जैसा कि आज खुला मौसम है, सूरज निकला हुआ है, तो आज शाम को पक्की सर्दी रहेगी। कुछ लोगों ने ये कमेंट भी किया है कि भाई कपड़े जो हम पहनते हैं काम पर, वो क्या मालिक ला के देता है? तो भाई कुछ मालिक ला के भी दे देते हैं, लेकिन 90% जो मालिक होते हैं ना, वो नीचे के एरिया में यही बोलते हैं कि भाई आप खुद लेके आओ, हम आपको पैसा दे देंगे, बस आपका सैलरी जो है वह हम आपको वही देंगे, बाकी आपका खाने का खर्चा है आपका। और 90% मालिक होते हैं वो गैस भी, सिलेंडर भी फ्री में दे देते हैं, और लाइट का जो खर्चा होता है वो फ्री में, रहने का खर्चा वो भी फ्री में। लेकिन ये सब है डेयरी फार्म के लिए। जो खेतों में काम करते हैं ना, उनके लिए ये सब नहीं है, उनके खुद को खर्चा करना पड़ता है भाई। जो कपड़े वगैरह हैं, जो चाकू लाना पड़ेगा आपको फल फ्रूट काटने के लिए, जो एक कटर लाना पड़ेगा, वो सारा खर्चा आपका रहेगा भाई। वो मालिक खुद से नहीं देता है, मालिक बस आपको महीने का पैसा दे देता है। और आप अगर खेतीबाड़ी में काम करते हो तो आपको सप्ताह में पैसा मिल जाता है। कभी कभी कुछ मालिक ऐसे होते हैं जो आपको शाम को शाम पैसा दे देते हैं हाथ में, बाकी सप्ताह में जो पैसा देते हैं वो एक लिफाफा बना के देते हैं, उसमें पैसा डाल के आपको पकड़ा देते हैं। तो भाई यही था आज का ये वीडियो हमारा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका कोई दोस्त या कोई आप अगर का रिश्तेदार अगर कोई आना चाहता है इटली में, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, तो भाई उसको ये वीडियो या ये चैनल ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक हेल्प से क्या पता किसी को अच्छा नॉलेज हो जाए, कुछ कोई सीख पाए। मैं आपको इटालियन लैंग्वेज के भी लेसन सिखाऊंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते हैं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहता है, मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता रहेगा भाई वीडियो में। तो आप अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको बेस्ट वीडियो बना के देने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन इटली के बारे में दिखा सकता हूँ और बता सकता हूँ। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं आपको वीडियो बना के देता रहूं, टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियो देता रहूं बना के। और एक वीडियो मैंने आपको डाला था करीब 10-12 दिन 15 दिन पहले, उस पर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, करीब 50-55 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो भाई चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।